बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कवर करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, जिसमें सबसे पहले तो आता है सेक्शन 21, पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट है कौन? सेक्शन 21 कह रहा है कि उसके जो फर्स्ट से लेकर 11 तक जितने भी लोग आएंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन में भी, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन उनके ऊपर ये सेक्शन तब तक अप्लाई है जब तक वो कोई ऑफिस होल्ड करते हैं। लेकिन अगर वो ऑफिस होल्ड नहीं करते, जैसे उनको सस्पेंड कर दिया गया या उनकी सर्विसेज ख़त्म कर दी गई, तो जैसे ही उनकी सर्विसेज ख़त्म हो जाती हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रहेंगे। ये बात डिस्कस हुई है, एक केस लॉ है PLD 1967, सुप्रीम कोर्ट 23। अब आते हैं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। उसका जो सेकंड है वो कह रहा है कि एवरी कमीशन ऑफिसर ऑफ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का हर कमीशन ऑफिसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद जो उसका थर्ड है, हर जज, एवरी जज। अब अगर हम जज की डेफिनेशन को समझना चाहें तो हम इसको कनेक्ट करेंगे PPC के सेक्शन 19 के साथ। वो क्या कह रहा है कि जज सिर्फ वो नहीं है जिसे एज अ जज अपॉइंट कर दिया गया है, उसके अलावा भी वो लोग भी या वो शख्स भी, वो बंदा भी, वो शख्स भी जज है अगर उसने कोई प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, वो सुनकर उसके ऊपर कोई फ़ैसला दिया हो, वो भी जज की डेफिनेशन में आ जाता है। अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो ये कह रहा है कि एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर वो ऑफिसर जो कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन उसे मिले, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई सर्वे करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी, वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट ही डील होगा इस सेक्शन 21 में। अब आते हैं उसके फिफ्थ ये है कि एवरी जूरी मैन, पंचायत या असिस्टिंग कोर्ट ऑफ अ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। अब पंचायत तो यहाँ सिस्टम ख़त्म हो चुका है, जूरी सिस्टम भी नहीं है, तो ये लॉ तो वैसे ही पुराना है, इस वजह से ये चीज़ अभी भी है। अब उसमें 6 में आ जाते हैं। 6 थोड़ा सा टिपिकल है कि एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी केस और अ मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीशंस। मकसद आर्बिट्रेटर या कोई बंदा जिसके पास कोई मैटर रेफ़र किया गया है कोई फ़ैसला देने के लिए, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ दो बातें आ जाती हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में आर्बिट्रेटर जो है वो 2 तरीके से अपॉइंट होते हैं। एक तो पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल कंसर्न से किसी का नाम दे देते हैं कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो ये बंदा एज आ आर्बिट्रेटर होगा हमारा, और दूसरा कि कोर्ट कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे और उसके बाद मैटर रेफ़र कर दे। यहाँ जो आर्बिट्रेटर है वो आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट होगा जिसके पास मैटर कोर्ट ने भेजा है। पार्टीज़ ने अगर अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कोई आर्बिट्रेटर रखा हुआ है तो वो आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। ये बात थोड़ी सी समझने की है। उसके बाद हम आते हैं 7th के ऊपर। 7th ये है कि हर वो बंदा जो ऐसी कोई ऑफिस होल्ड करता हो जिसका पर्पज़ ये हो कि वो उसके मकसद ये है कि उसके अंडर में कुछ लोग कन्फाइनमेंट में हों, जैसे जेलर या पुलिस ऑफिसर, इसमें यही लोग आ जाते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। अब अगर 8 पर आ जाते हैं तो ये क्या कह रहा है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज अ ड्यूटी टू प्रिवेंट ऑफेंस, टू गिव इंफॉर्मेशन और ऑफेंस टू ब्रिंग ऑफेंस टू ऑफेंडर्स टू जस्टिस।
सरकार का हर वो बंदा जिसकी ड्यूटी हो कोई ऑफेंस रोकने के लिए या किसी को कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। इस पुलिस जो अगर 7th और 8th में थोड़ा सा कंपेयरिंग करें तो यहाँ वो बंदे 8th में वो बंदे आ जाते हैं जो कोई ऑफेंस गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन उनको कोई काम है कि कोई ऑफेंस होने से रोकें और किसी को पकड़कर कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करें। और 7th में यह है कि कोई ऐसा बंदा जिसकी ऑफिस के अंडर में कन्फाइनमेंट में लोग आ जाते हैं, मकसद जेलर या ऐसे हैं कि जेल पुलिस, और यहाँ जो 8th में आ जाते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस या कोई भी ऐसा बंदा, ज़रूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कोई भी ऐसा बंदा जिसको इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया हो कि वो किसी ऑफेंस को रोके। अब आ जाते हैं 9th के ऊपर। हर वो बंदा जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी ले या कोई सर्वे करे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाता है। जैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसका मिसाल तो रेवेन्यू ऑफिसर ही है। अब 10th पर आ जाते हैं कि हर ऐसा कोई बंदा जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना हो, लेकिन किस लिए, कोई वेलफेयर के पर्पस के लिए। जैसे वो पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट तो नहीं है, लेकिन वो कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है किसी वेलफेयर के पर्पस के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। या उसके अलावा कोई ऐसा बंदा जिसके पास रिकॉर्ड हो और वो उस रिकॉर्ड पर किसी लोगों के राइट भी हों, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे कि अपना निकाह ख्वाह, उसके पास अगर निकाहनामा है और वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो इस पर्पस के लिए भी वो उसमें 10th में पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। अब आ जाते हैं 11th के ऊपर। कोई बंदा कोई ऐसी ऑफिस होल्ड कर रहा है जिससे ये है कि उस ऑफिस का काम ही ये हो कि कोई इलेक्टोरल्स को पब्लिश करना या उनको रिवाइज़ करना, तो उसमें भी वो बंदा जो है पब्लिक सर्वेंट ही कहलाता है। एक्सप्लेनेशन 1 में यही है कि ऊपर जितने भी दिए हुए हैं लोग, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करे या न करे। और एक्सप्लेनेशन 2 है, वो ये है कि जहाँ भी वर्ड पब्लिक सर्वेंट हो, वो हर उस शख्स के लिए समझा जाएगा जो उस वक्त पब्लिक सर्वेंट होगा, भले फिर उसकी अपॉइंटमेंट पर या किसी और बात पर लीगल डिफेक्ट हों। उसके उस ग्राउंड के ऊपर ये नहीं समझा जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उस वक्त तो उसे पब्लिक सर्वेंट ही समझा जाएगा। और इसके ऊपर एक केस भी था कि एक अपना एक्साइज इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था, लेकिन उस वक्त वो उसकी जुरिस्डिक्शन का उसे पता नहीं था, लेकिन वो काम कर रहा था अपने ऑफिस में। और फिर इस ग्राउंड पे ऊपर कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो एप्लीकेशन मूव हो गई, लेकिन फिर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि इस वक्त ये पब्लिक सर्वेंट है। उसकी अपॉइंटमेंट भले या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ जाती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं है, वो बाद में गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, लेकिन इस वक्त जो उसने स्टेप लिए हैं वो एज अ पब्लिक सर्वेंट ही लिए हैं। एक्सप्लेनेशन 3 में है कि इलेक्शन का मतलब है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में या प्रोविंशियल या नेशनल किसी भी म्यूनसिपल में किसी को इलेक्ट करना या सिलेक्ट करना, कोई ऐसी अथॉरिटी। तो वर्ड इलेक्शन का मकसद तो यही है एक्सप्लेनेशन 3 में।
अब अगर इसको डिटेल में हम कनेक्ट कर लेते हैं तो इसको कनेक्ट करेंगे CRPC सेक्शन 197 के साथ। मकसद किसी भी CRPC सेक्शन 197 क्या कह रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जज, किसी के अगेंस्ट कोई केस हो जाए तो कोर्ट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगी जब तक कि गवर्नमेंट से वो पब्लिक सर्वेंट अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम है या फेडरल गवर्नमेंट का, उनसे सैंक्शन नहीं लेगी, तब तक कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो ये एक नोट करने वाली बात है। अब आ जाते हैं सेक्शन 34 के ऊपर, कॉमन इंटेंशन। अब पहले जब PPC अपना IPC जब ये बनी 1860 में, तो उस वक्त इस सेक्शन की जो वर्डिंग थी वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वाज डन बाय हिम अलोन। फिर एक केस हो गया था 1870 में। 1870 से तो पहले उसमें जो लॉर्ड थे, लॉर्ड बेंट्स पीकॉक ने एक ऑब्जर्वेशन दी एक केस में कि यहाँ हर बंदा लायबल तो है, लेकिन उनकी इंटेंशन का कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेक्शन में कहीं भी वर्ड इंटेंशन का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं, तो दूसरों की इंटेंशन का कैसे पता चलेगा। तो इस वजह से फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन रखी। फिर 1870 में फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का जो एक लाइन है वो इस सेक्शन में ऐड कर दिया गया। और उसके बाद इस सेक्शन के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ऑफेंस करने वाले हैं वो एक से ज़्यादा हैं, और दूसरा ये है कि उन सब का कॉमन इंटेंशन हो उस ऑफेंस करने का। एक केस था जो इस सेक्शन के ऊपर बड़ा फेमस केस हुआ था, पार्टीशन से पहले का AIR 1925 PC1 बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर। उसमें यह था कि दो लोग जाते हैं पोस्ट ऑफिस कुछ पैसे लूटने के लिए, लेकिन एक बंदा बाहर खड़ा रहता है और दूसरा अंदर चला जाता है और पोस्ट मास्टर को पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है वो पैसे नहीं देता और रिजेस्ट करता है। और इस चक्कर में वो जो पोस्ट ऑफिस के जो अंदर बंदा होता है वो फायरिंग करके उस पोस्ट मास्टर का मर्डर करके खुद भाग जाता है, लेकिन बाद में जो बंदा बाहर खड़ा है वो पकड़ा जाता है। लेकिन कोर्ट में वो यही प्ली लेता है कि हम सिर्फ पैसे लूटने के लिए गए थे, मुझे पता नहीं था कि उसने अंदर कोई खून कर लिया। तो कोर्ट ने उसकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप चीज़ कुछ करने जा रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में या उसके रजिस्टर्स में जो भी चीज़ें होंगी आप लायबल होंगे उस सब चीज़ों के। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बाहर खड़े हैं और लूटमार अंदर एक बंदे ने की और रजिस्टर में उसने कोई मर्डर किया तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो सिर्फ चोरी के ऑफेंस में हूँ, मर्डर का ऑफेंस मेरे ऊपर नहीं लगता। ऐसा नहीं है। उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जितने भी जो है ना नतीजे निकलेंगे उस सब के रिस्पॉन्सिबल जो बंदा दूसरा है वो सारे सब के रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं सेक्शन 67 के ऊपर। सेक्शन 67 क्या कह रहा है कि इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अगर कोर्ट ने किसी को सज़ा दी है सिर्फ फ़ाइन, सिर्फ जुर्माना, लेकिन वो बंदा फिर भी जुर्माना पे नहीं कर पा रहा, तो उसको किस किस्म की सज़ा दी जाएगी वो सेक्शन 67 में है कि अगर वो फ़ाइन है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो जो उसने पे नहीं किया तो सज़ा जो है 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर फ़ाइन 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है
तो सज़ा जो हो वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और फ़ाइन कितनी भी हो, लेकिन जो उसके डिफ़ॉल्ट का जो सज़ा है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। ये 3 जो स्केल हैं इसके वो समझने जैसे हैं। फ़ाइन अगर 50 रुपये का था जो उसने पे नहीं किया तो उसकी सज़ा 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। फ़ाइन अगर 100 रुपये का था जो उसने पे नहीं किया, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं था, उसने पे नहीं किया तो उसकी सज़ा जो है वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और उसके अलावा जितना भी फ़ाइन होगा, लेकिन सज़ा जो है डिफ़ॉल्ट में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। अब आते हैं सेक्शन 74 पर। सेक्शन 74 क्या कह रहा है कि लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई। पहले आते हैं सेक्शन 73 के ऊपर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई। अगर कोर्ट ने किसी को रिगर्स इम्प्रिजमेंट दिया है और कोर्ट समझती है कि इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देना है, तो कोर्ट चाहे तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकती है, लेकिन जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। रिगर्स इम्प्रिजमेंट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसका स्केल 3 महीने तक कैसे होगा कि अगर इम्प्रिजमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं है तो उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं है, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और उसकी जो थर्ड कंडीशन है, इम्प्रिजमेंट 1 साल से ज़्यादा है लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फिर 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट है वो कैसे करेंगे, वो सेक्शन 74 में दिया हुआ है। सेक्शन 74 क्या कह रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कोई भी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है एक साथ 14 डेज से ज़्यादा नहीं होगा और उसका इंटरवल भी उतना ही होगा। मीन्स अगर 14 डे से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना ही नहीं है। मकसद जो सज़ा अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने की है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 14 डे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा, उसके बाद उसका इंटरवल उतना ही होगा जितना उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारा है। जैसे 14 डेज उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट गुजारे हैं तो अब लाजमी 14 डेज ही बाहर गुजारेगा। उसकी जो दूसरी कंडीशन एक ये है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अगर जो सज़ा है वो 3 महीना है तो किसी भी महीने में, जैसे कि अब 1 साल तक सज़ा है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने की है, तो अब 3 महीने के ये है कि 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं गुजारेगा और उसका जो इंटरवल भी 7 दिन से कम ना हो। वो ये बातें इस वजह से मेंशन की हुई हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि 23 तारीख को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी गई और अगले महीने की 1 तारीख को बंदा बाहर आ गया तो 2 तारीख को फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। मकसद ये है कि 1 महीने में 7 दिन, उसका इंटरवल भी उतना ही हो। मकसद 7 दिन लाजमी उसे बाहर भी रहना है। जितना टाइम उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारा है उतना ही टाइम वो बाहर गुजारेगा, ये लाजमी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 84 के ऊपर। सेक्शन 84 जो है वो क्या कह रहा है कि
एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इस सेक्शन को एम नॉटन रूल भी कहते हैं। पीपीसी से पहले, क्योंकि ये जो पीपीसी है ये इंग्लैंड के जो कॉमन लॉ थे, क्रिमिनल लॉ, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें ली हुई हैं। जो सेक्शन 84 जो उन्होंने दिया है वो पीपीसी से पहले ये हाउस ऑफ लॉर्ड ने इससे एम नॉटन रूल के तौर पर इस्तेमाल किया। वो कैसे कि एम नॉटन एक बंदा था जिसने उस 1843 में उस वक्त के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील के पीए को, प्राइवेट सेक्रेटरी को गोली मार दी। और जब उसका केस हाउस ऑफ लॉर्ड में आया तो उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया कि मैं इंसेंट डाइल्यूशन की मैं सफ़र कर रहा था, जिसका मकसद, और इस वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसके इस प्ली को एक्सेप्ट किया, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब है जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में है कि बंदे को एक गलत बिलीफ हो जाए, एक झूठ पर बिलीफ हो जाए। और एम नॉटन को इस बात पर यकीन हो गया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जितने भी मसले हैं, उसका ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब क्योंकि वो अपने बस में था ही नहीं, तो दैट्स वाई एम नॉटन रूल इस्तेमाल करके उसको एक्विटल कर दिया कोर्ट ने। लेकिन फिर उस वक्त के उस केस को, उस रूल को एम नॉटन रूल का नाम दे दिया। बाद में जब लॉर्ड मैकेले ने पीपीसी ड्राफ्ट की तो उसमें सेक्शन 84 जो है ना, तो उसमें सेक्शन 84 उसको अप्लाई कर दिया। ये है सेक्शन 84 तक। आज हम सेक्शन 84 तक इसको कर लेते हैं, और उसका अगला जो नेक्स्ट लेक्चर मैं दूंगा वो फिर सेक्शन 84 से ऑनवर्ड्स, जहाँ तक कि सेक्शन 180 तक मैंने पढ़ाए हैं, उसमें जो बीच के जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैं उस पर लेक्चर भी बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।